समय बात करेंगे बीएनएसएस में। और बीएनएसएस में जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो पुलिस रिपोर्ट कि पुलिस रिपोर्ट किस रिपोर्ट को कहते हैं। अब वो पुलिस रिपोर्ट 193 सबसेक्शन 3 में जो भेजी जाएगी, जो अन्वेषण के परिणाम से संबंधित होगी, उसे ही पुलिस रिपोर्ट कहेंगे, ऐसा आपको बताया गया। उससे अगली जो डेफिनेशन दे रखी है, वो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी पुलिस थाना। चीजों को समझने के लिए कोई विशेष समझ की जरूरत नहीं है, कोई विशेष समझ की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चीजें जैसी हैं कानून के मुताबिक वो ठीक वैसी ही चल रही हैं। आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान देकर तो आपको चीजें बिल्कुल ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आप समाज में जाएंगे तो आप बोर्ड लगे देखेंगे कि थाना सदर बाजार की सीमा शुरू। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो बस जैसे ही एक थाना क्षेत्र की सीमा को छोड़कर दूसरे थाना क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करती है, वैसे ही आप बोर्ड लगा देते हैं, सीमा समाप्त अमुक थाना, सीमा प्रारंभ अमुक थाना। और आपसे कहा जाए कि थाना सदर बाजार चले जाइए तो आप एक प्रीमिसेस में प्रवेश करते हैं जो 4 दीवारियों से युक्त है, और सिर्फ उसी को थाना सदर बाजार कहा जा रहा है। इसका मतलब थाना सदर बाजार के 2 अर्थ हो गए। वो स्थान, यह वो स्थान विशेष जो 4 दीवारी से घिरा है, वो भी थाना है। और वो क्षेत्र विशेष जिसका विस्तार निश्चित सीमाओं तक है, वो भी थाना है। दोनों थाने हैं। तो उस स्थान विशेष को और उस क्षेत्र विशेष को थाने की मान्यता ये किसी ने तो दी होगी, क्योंकि आप किसी क्षेत्र विशेष को थाना कहना शुरू कर दो तो वो थाना बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब कोई तो होगा जो उन थानों की घोषणा करता होगा, और जब वो प्राधिकारी घोषित करता होगा कि अमुक स्थान विशेष या अमुक क्षेत्र विशेष थाने के रूप में मान्यता प्राप्त रहेगा, तभी वो स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष थाने के रूप में मान्यता प्राप्त करता होगा। तो वो अथॉरिटी कौन है, वो प्राधिकारी कौन है, उसकी जानकारी जब आप करना चाहोगे तो आपको बीएनएसएस उठानी पड़ेगी। कारण यह है कि थाने की कल्पना ये अपराधों को रोकने के साथ जुड़ी हुई। आप थाने की कल्पना को अपराधों को रोकने की संकल्पना से पृथक करके देख ही नहीं सकते। और अपराध के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया, इसका रेगुलराइजेशन ये बीएनएसएस इसी में है, ये पुरानी सीआरपीसी उसी में है। और आगे की बात करें तो बीएनएसएस जो शक्तियां दे रही है, वो शक्तियां किसे दे रही? थाने के भार साधक अधिकारी को। जब वो थाने के भार साधक अधिकारी को शक्तियां दे रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे यह भी बताना पड़ेगा कि थाना किसे कहते हैं। और वो कहती है कि थाने के भार साधक अधिकारी को अपने थाना क्षेत्र में हुए अपराधों को सामान्यतः
दर्ज करने की शक्ति होगी यदि वे संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आ रहे हैं। और यदि वे संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में नहीं आ रहे तो भी वो दर्ज करेगा, किंतु मजिस्ट्रेट के पास जाने की ठीक है सलाह ये संबंधित व्यक्ति को दे देगा। और संज्ञेय अपराधों की ठीक है दशा में उसकी शक्तियां इतनी बढ़ी हुई हैं कि किसी भी थाना क्षेत्र में संज्ञेय अपराध गठित हो या घटित हो तो वो अपने यहां उसे दर्ज कर सकता है, भले ही उसकी विवेचना करने की शक्ति उसके पास न हो। तो जब थाने के भारसाधक अधिकारी को ये शक्तियां मिल रही हैं तो फिर थाना ये डिफाइन करना जरूरी है। और थाना डिफाइन करते समय किसी क्षेत्र विशेष को थाना क्षेत्र घोषित करना भी जरूरी होगा, क्योंकि वो स्थान विशेष जिसे आप थाना कहोगे वहां तो शायद ही कोई अपराध करे। थाना सदर बाजार में घुसकर कोई कत्ल थोड़ा ही करता है। इसके मतलब हमारी मजबूरी है कि हमें स्थान विशेष को भी थाना घोषित करना होगा और हमें क्षेत्र विशेष को भी ठीक है थाना घोषित करना होगा, क्योंकि अपराध क्षेत्र विशेष में होंगे। और एसएचओ के बैठने का स्थान यह भी हमें तय करना पड़ेगा ताकि क्षेत्र विशेष में कहीं कोई अपराध हो, व्यक्ति को यह पता रहे अपराध से पीड़ित को कि एसएचओ कहां मिलेगा। तो हमें स्थान विशेष को भी अपराध घोषित करना होगा, स्थान विशेष को भी थाना घोषित करना होगा और क्षेत्र विशेष इसे भी थाना घोषित करना होगा। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। हमने कहा कानून में जो कुछ लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा कि आपको परेशान किया जाए, वो इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और जो प्रश्न पूछने की मर्यादा होती है वो भी यही होती है कि आप कब प्रश्न पूछें जब प्रश्न पूछने के बिना काम ही ना चल सकता। और प्रश्न पूछे बिना काम कब नहीं चलता, जब प्रश्न आपके अंदर से उठता है, जब प्रश्न आप बनाते हैं तब गुस्सा आती है उस प्रश्न को सुनकर, क्योंकि तब आप दूसरे की परीक्षा लेना चाहते हैं और तब क्रोध चढ़ता है। और एक प्रश्न आता है तो कुछ बताने की इच्छा होती है। जब प्रश्न आपके अंदर उठे और आप प्रश्न सामने रखो, ठीक है उत्तर दिया जाएगा, लेकिन आप मेरी ही परीक्षा लेना चाहो इसलिए प्रश्न पूछो तो फिर उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कानूनों में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, वो अनावश्यक नहीं है। तो थाना दो तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और थाना घोषित करना ये उसी का काम होना चाहिए जिसका काम अपराध को रोकना है या अपराध होने की दशा में अपराधी जिस पर आरोप है उसे विचारण के लिए न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित करना जिसका काम है, उसी को थाना घोषित करने का हक यह होना चाहिए। ऐसा सोचना यही बुद्धिमानी होगी। न्यायालय का काम न्याय निर्णय है, लेकिन न्याय निर्णय तब होगा जब आरोपित और आरोप लगाने वाला दोनों न्यायालय के समक्ष होंगे। और न्यायालय स्वयं पकड़ने नहीं जाएगा, उसके लिए राज्य का कार्यपालक अंग। आप सोचेगा, आपका दिमाग, भूख पेट में लगेगी, उसकी सूचना दिमाग को आएगी और भोजन पेट में पहुंचाने का काम हाथ करेंगे।
सबके काम बटे हुए हैं और इनमें से एक भी अपने काम को नहीं करेगा तो जो परेशान होगा वो आप होंगे। यही हम बार बार कहते हैं कि राज्य एक जैविक संगठन है, उसमें सबके अपने अपने काम हैं और कोई न छोटा है कोई बड़ा भी नहीं है। जैसे आपकी धारणाएं बन जाती कि न्यायालय बहुत बड़ा है, न्यायालय ने कह दिया, कुछ नहीं, सबके अपने काम है और कोई किसी का काम नहीं करेगा। तो न्यायालय उसका काम विचारण है, लेकिन विचारण तो तब करेगा ना जब आरोपित और आरोप लगाने वाला दोनों उसके सामने हो। वो स्वयं तो पकड़ कर नहीं लाएगा, उसे अपने समक्ष लाने के लिए दोनों पक्षों को किसी को तो कहना पड़ेगा और इसके लिए जो बनाया गया सरकार है, कार्यपालिका है। सरकार इसका गठन दो स्तरों पर है, केंद्रीय और राज्य। कानून व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य का काम है। इसलिए थाना जो कि अपराधों के शमन के लिए उत्तरदायी है, ये जिसका जन्म ही अपराधों के शमन के लिए हुआ, उसकी घोषणा का हक राज्य सरकार को ही, ठीक है, या राज्य सरकार को ही होना चाहिए। और जो होना चाहिए कानूनों में वही होता है। तो आप थाने की परिभाषा पढ़ें तो कहता पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। दोनों है, स्थान विशेष भी है और क्षेत्र विशेष भी है, दोनों है। और दोनों के हुए बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं है कि स्थान विशेष और क्षेत्र विशेष ये याद करने में थोड़ी आपको परेशानी होने लगे, इसलिए नहीं है। इसलिए थाना इसकी परिभाषा में ये दोनों स्थान शामिल किए गए, क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो कानून को जब हम इस भाव से पढ़ते हैं कि ये वो है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो फिर कानून बहुत ढंग से समझ में भी आता है और उसके प्रति एक विश्वास ये भी पैदा होता है कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे तो थाना दो चीजें, स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष। घोषित करने का हक किसका? उसका जिसका काम अपराधों का शमन है। अपराधों का शमन दोनों तरीके से होगा, इस तरह कि अपराध होने ही ना दिया जाए, अपराध होने की समस्त संभावनाओं को अपराध के होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, और यदि हो जाए तो जिसने किया है उसे उचित दंड ये मिले। तो अब देखें, दोनों काम सरकार अपनी एजेंसी जिसे आप पुलिस के नाम से जानते हो उसके माध्यम से करवाती है। पुलिस का निवारक काम ये भी है, देखेंगे हम लोग उनकी जहां पर अन्वेषण की शक्तियां हैं उससे ठीक पहले वाला चैप्टर पुलिस की निवारक शक्तियों से संबंधित है। और दूसरा, अगर हो गया तो हुआ या नहीं, पहले तो ये तय करेंगे अन्वेषण के माध्यम से सबसे पहले तो हम ये तय करेंगे कि हुआ या नहीं। और अगर एक बार हमें लगा कि हुआ तो सिर्फ आपके लगने को होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि तो आप ही को लग रहा है।
और आपने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें अभियुक्त का पक्ष सुना गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। यद्यपि हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपने न सुना हो। और न्याय की प्रक्रिया ये दोनों पक्षों को सुने बिना प्रशासित नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई निष्पक्ष प्राधिकारी आना चाहिए अब, जो ये तय करे हुआ या नहीं हुआ, यानी आपके जो निष्कर्ष हैं अपराध को होने के संबंध में, उनकी पुष्टि या उनका खंडन करने के लिए कोई निष्पक्ष एजेंसी आनी चाहिए। इसलिए आप जो करेंगे वो सिर्फ अन्वेषण की रिपोर्ट ये भेजेंगे मजिस्ट्रेट को, जो अंतर्गत धारा 193 सबसेक्शन 3 जाएगी और जिसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। और उसके बाद कोर्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने प्राइमा फेसी फाइंडिंग दे दी है कि यस, हम आरोप लगाने वाले से सहमत हैं, हुआ। अब कोर्ट का प्रोसेस शुरू होगा और अंतिम निष्कर्ष आएगा कि हुआ या नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मानवीय त्रुटियां ये स्वाभाविक है सारे प्रोसेस में, इसलिए रिवाइज करने के लिए अपील ये भी दी गई, अपील होगी। आप अगर न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील वो भी दी गई है। यानी न्याय प्रशासित करने में इस बात का सम्यक ध्यान रखा गया कि कहीं से अन्याय न हो। लेकिन अपराध रोकने की जिम्मेदारी जिसको है, यानी सरकार को, ठीक है, वो थाना घोषित करे, इसकी शक्ति बीएनएसएस में सरकार को दी गई और ये उचित भी है, क्योंकि काम तो उसी का है ना। इसलिए थाना इसे घोषित करने की शक्ति किसमें? राज्य की सरकार में। और केंद्र में क्यों नहीं? तो आपको कारण बताया कि कार्यपालिकी शक्ति और विधायी शक्ति दोनों का विभाजन ये भारत के संविधान में किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर एक्सक्लूसिवली, यानी निश्चेषी तौर पर, यानी राज्य सरकार के अलावा कोई नहीं, उसे शक्ति प्राप्त है। काहे की? कार्यपालिकीय कार्यों की, और राज्य की विधायिका को उन विषयों पर विधायी शक्ति ये प्राप्त है। और कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इसलिए थाना घोषित करने का जो हक मिला, किसको मिला? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार किसी भी स्थान विशेष, वो चौकी के रूप में अभिज्ञात है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चौकी को या किसी स्थान विशेष को वो साधारणतया या विशेषतया, यानी साधारणतया यानी सभी काम जो थाने से होते हैं वो यहां से हो सकेंगे, क्योंकि ये साधारणतया थाना घोषित किया गया है। और थाना जहां संज्ञेय अपराधों की इत्तिला ये दर्ज की जाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पर, उसे दर्ज करने के प्रयोजन से ये थाना समझा जाएगा, शेष नहीं समझा जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है। तो पुलिस थाना, आप डेफिनेशंस रटते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं होती। डेफिनेशंस को समझना है, और एक बार चीजें समझ में हो तो फिर उन्हें रटने की जरूरत कहां बचती है? उन्हें रटने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। थाना 2, क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष। स्थान विशेष भी थाना होगा, क्षेत्र विशेष भी थाना होगा। घोषित कौन करेगा? राज्य सरकार। स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष को साधारणतया या विशेषतया थाना घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका पुलिस थाना कहता लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक शब्द का प्रयोग हम लोगों ने कहां देखा था? ठीक है, रॉबर्टो मेगाबीरा पुनगर, इन्होंने पब्लिक शब्द का उपयोग किया था, सार्वजनिक शब्द का उपयोग किया था जूरिस्प्रूडेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे। और सार्वजनिक शब्द
इसका अर्थ रॉबर्टो मेगाबीरा उनगर ने जो बताया था वो क्या था कि जो सरकार से संबंधित होता है उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक और सकारात्मक, पब्लिक एंड पॉजिटिव, इन शब्दों का प्रयोग किया था। और पब्लिक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो उसका अर्थ बताया था कि जो सरकार से संबंधित है उसे हम पब्लिक कहते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक के तो भाग आप भी हो। आप उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लो तो आपको जेल भेजा जाएगा। क्यों? कहते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सरकार से संबंधित है, आप नहीं कर सकते, उसमें तो कोई अपना हिस्सा नहीं लेंगे आप। अब यहां क्या कहता है? लोक अभियोजक। और पब्लिक की हिंदी क्या है? लोक, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर रॉबर्टो मेगाबीरा उनगर उनकी विचारधारा से देखें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब हो गया सरकार का वकील, जो सरकार की बात रखेगा। और सरकार एजेंसी है किसकी? लोगों की। सरकार किसकी एजेंसी है? लोगों की। सभी की रक्षा करना किसका दायित्व है? सरकार का। वो लीडर अपोजिशन हो, यानी राहुल गांधी के जीवन की रक्षा करना भी नरेंद्र मोदी का संवैधानिक दायित्व है। तो सरकार एजेंसी है किसकी? लोगों की। तो लोग अपराध होने की शिकायत ये सरकार के पास दर्ज कराएंगे, क्योंकि सरकार का काम है अपराधों को रोकना। तो सामान्यतः लोग अपने साथ हुए अपराधों की शिकायत सरकार के पास दर्ज कराएंगे और सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी उनकी बात के आधार पर, क्योंकि सरकार लोगों की एजेंसी है। आप जिस पर आरोप लगा रहे हो वो भी लोगों की परिभाषा में शामिल है। सरकार उसकी भी उतनी ही है जितनी आपकी है। इसलिए आप शिकायत दर्ज कराओगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा लगाई गई शिकायत की जांच की जाएगी, जिसे अन्वेषण कहेंगे, उसी को अन्वेषण कहेंगे। और सरकार अपने पास शिकायत दर्ज कराने के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है, उस तंत्र को ही पुलिस कहते हैं। आप सरकार के पास शिकायत दर्ज कराओगे किसके पास? मुख्यमंत्री के पास जाओगे? मुख्यमंत्री के पास तो बहुत काम है। कोई आदमी बताएगा ठीक है इनके पास दर्ज कराइए, इनके पास दर्ज कराइए, मीनिंग देर भाई हमारे पास दर्ज कराइए। अब लेकिन जिसके खिलाफ दर्ज कराई वो भी तो सरकार का ही है, उसके हक और हकूक की रक्षा करना ये भी तो सरकार का काम है। और यही तथाकथित फेसबुकिये भूल जाते हैं। वो जो बेवकूफी की बातें लिखते हैं वो इसी बात को नहीं समझते। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करके अपराध के होने या न होने के संबंध में निष्कर्ष यह अभिव्यक्त करेगी। अब निष्कर्ष जब अपराध के होने या न होने के संबंध में उसने अभिव्यक्त कर दिया तो फिर वो अपनी रिपोर्ट अन्वेषण की रिपोर्ट के रूप में, यानी पुलिस रिपोर्ट के रूप में 193 सबसेक्शन 3 में दंड न्यायालय को भेजेगी। अब दंड न्यायालय उस पर अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा, किन सेक्शंस में लगाएगा, किस प्रकार लगाएगा, इस सबका विस्तार से उत्तर आपको मिलेगा जब हम लोग बीएनएसएस के संबंधित प्रावधानों पर पहुंचेंगे। विस्तार से जवाब मिलेगा इन सब बातों का। लेकिन संक्षेप में यहां समझ लें कि अब पुलिस के द्वारा भेजी गई अन्वेषण की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड, न्यायिक मस्तिष्क, इसका प्रयोग करेगा। और न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के बाद अगर वो इस निष्कर्ष पर है कि पुलिस की बात ठीक है, देखिए 2 स्तरों पर सुरक्षा है। पहले पुलिस इसके पास दर्ज कराएंगे, वो जांच करेगी जिसे अन्वेषण कहेंगे। यूं ही नहीं बात मान ली जाएगी। क्यों?
क्योंकि जिसके खिलाफ है वो भी सरकार के सुरक्षा चक्र में है, उसके अधिकारों की रक्षा ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट। हाँ, अब हमने अगर पा लिया कि आपने गड़बड़ किया है तो घर में भी होता है, सारे भाई बहन हैं तो सेम माता पिता की संतान, लेकिन जिसने गलती की डांट तो उसकी पड़ेगी। मां बाप उसके खिलाफ दिखाई देंगे, लेकिन क्या उसके खिलाफ है? खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि उसने गलती की है, दूसरे के हक और हकूक की अवहेलना की है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे उसके खिलाफ हो गए ये नहीं है, दंड का ये सिद्धांत भी नहीं है। जब आप पिनालॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दंड के ये सिद्धांत नहीं। दंड के बारे में मानते हैं कि सरकार आपको दंड बदला लेने के लिए नहीं देती है, सुधार के लिए देती है कि अगली बार आप यहां ना आए, इसलिए दे रही है। तो दंड की अपनी, ठीक है, बातें, विशेषताएं, उसके अपने सिद्धांत। तो हो क्या रहा, अब पुलिस ने अपनी बात कह दी, अब न्यायालय एक फिर सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है अभियुक्त को, क्योंकि पुलिस हो सकता गलती की हो, और फिर पुलिस की बात के आधार पर हम किसी को आपराधिक विचारणा के अधीन नहीं करेंगे। अब मजिस्ट्रेट न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करेगा, और न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर होगा कि नहीं गड़बड़ तो है, तो फिर क्या होगा कि वो उस व्यक्ति को, जिसे अपराधी के तौर पर, अभियुक्त के तौर पर, अपराधी तो नहीं कहना चाहिए, अभियुक्त के तौर पर नामित किया गया है पुलिस रिपोर्ट में, उसे आहूत कर देगा कि आप मेरे समक्ष आइए, अब हम विचारण करेंगे। अब वो जब आ जाएगा फिर भी विचारण शुरू नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ वो अभियुक्त की गैर मौजूदगी में हुआ है। उसने कोई भाग नहीं लिया, उसने कोई बात नहीं कही अपने बचाव में। अब विचारण शुरू करने से पहले, यानी आरोप की विरचना से पहले, फिर अभियुक्त को सुना जाएगा। अब दोनों पक्षों को सुना जाएगा, क्योंकि इससे पहले या तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया या मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया, अभियुक्त का पक्ष तो नहीं आया। इसलिए आपराधिक विचारण शुरू करने से पहले फिर सुना जाएगा उसको। अब उसका पक्ष भी आ रहा है, और अगर इस स्टेज पर भी पाया गया कि उसके खिलाफ कुछ नहीं बनता, क्योंकि अपना पक्ष व्यक्ति ज्यादा अच्छे तरीके से रखेगा, ठीक है। दूसरी चीज यह भी हो सकती है कि अकेले अकेले जिन्होंने सोचा वो कानून का उतना अच्छा ज्ञान न रखते हो कि वो सही निष्कर्षों पर आ गए हों, इसलिए फिर सुना जाएगा। और जब यह पाया जाएगा नहीं, उसे सुनने के बाद भी कि आरोप की विरचना के लिए आधार है, अब आरोप की विरचना होगी, अब विचारण शुरू होगा, और यहीं से लोक अभियोजक की भूमिका आनी शुरू होगी, क्योंकि अभियुक्त का पक्ष रखने के लिए उसका वकील आएगा, सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन आएगा? सरकार का पक्ष रखने के लिए भी तो आना चाहिए, क्योंकि इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द स्टेट हु इज गोइंग टू प्रोसिक्यूट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, उसके, ठीक है, उसकी पदीय हैसियत से पहले पब्लिक शब्द लगा दिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर तो हर वकील है, चूंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रॉबर्टो मेगावीरा उनगर, उनकी विचारधारा से देखें तो सार्वजनिक शब्द या पब्लिक शब्द सरकार से संबंधित है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीनिंग देयरबाय इट इज द प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द स्टेट, वो स्टेट का प्रतिनिधि है, और वो खड़े होकर स्टेट का पक्ष ये रखेगा। स्टेट का पक्ष रखने की जिम्मेदारी, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसकी होती है, और यही स्टेट का पक्ष रखेगा। क्यों रखेगा, क्या होगा, ये आगे की बात है। आगे जब हम लोग बीएनएसएस में प्रवेश करेंगे तो ये भी बताएंगे हम।
कि अपराधों के प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथों में क्यों ली? यह भी तो महत्व की बात है। उस व्यक्ति की क्यों नहीं है जिसके साथ अपराध हुआ? दो कारण। एक तो न्याय हम सबको देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसने वायदा किया? स्टेट ने। इसलिए, और न्याय हर प्रकार का, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसलिए जिसके साथ अपराध हुआ उसके साथ ऐसा करते हुआ है जो करने के लिए तुमने मना किया है। भाई राज्य ने ही तो मना किया, जो कोई हत्या करेगा उसे हम दंडित करेंगे। किसने कहा है? राज्य ने। तो जिसने हत्या की उसने जिसकी की उसकी की, लेकिन तुम्हारी बात भी तो नहीं मानी, तो दंड कौन देगा? राज्य। प्रोसिक्यूट कौन करेगा? राज्य। इसलिए राज्य ये प्रोसिक्यूट करता है अपराधों को किए जाने की दशा में। दूसरा एक और कारण है। एक कारण तो यह है, हमने कहा दो कारण है, एक कारण और, वो दूसरा कारण यह कि वादी हो सकता कमजोर आर्थिक स्थिति का हो, वकील ही ना खड़ा कर पाए। चलो सरकार दे देगी, लेकिन उसकी निष्ठाएं, ठीक है, हो सकता है अब तक सब कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, अब तक जो विचारण चल रहा है बिल्कुल गलत हुआ हो, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक निष्पक्ष व्यक्ति माना जाता है। उसकी जिम्मेदारी पुलिस की वकालत नहीं है, पुलिस की हर गलती को छिपाना नहीं है, बल्कि न्याय में सहयोग। ये अगर कोई ऐसी बात है जो अभियुक्त के पक्ष में जा रही है उसे भी बताना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, क्योंकि वो भी उतना ही निष्पक्ष है जितना न्यायालय। जैसे न्यायालय को दोनों पक्षों से कोई मतलब नहीं, ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, लेकिन स्टेट दोनों की है। स्टेट तो अभियुक्त की भी है और स्टेट कंप्लेनेंट की भी है। जिसकी गलती होगी उसकी बात कहेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, जिसकी नहीं होगी नहीं बोलेंगे। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको संचालन की जिम्मेदारी अभियोजन की ये दी गई है। अभियोजन का संचालन पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। अब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कैसे होगी यह भी बताया जाना जरूरी है, बिना इसके काम कैसे चलेगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम किसको कहेंगे? उसी को तो कहेंगे जो नियुक्ति जिस ढंग से होती है उस ढंग से नियुक्त होकर आया। क्योंकि आप डीएम किसको कहेंगे? उसी को तो कहेंगे जिसने उस ढंग से नियुक्ति डीएम के रूप में पाई है, जिस ढंग से नियुक्तियां होती हैं। नियुक्तियों का एक तरीका हो सकता है, नियुक्तियों के एक से अधिक तरीके ये भी हो सकते हैं। अभी हमारे यहां लेटरल एंट्री पर भी विवाद चल रहा था, तो मूर्खतापूर्ण विवाद था। नियुक्ति का केवल एक तरीका ये थोड़ी होता है, नियुक्ति के तो अनेक तरीके हो सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदि जजों की नियुक्ति के 3 तरीके देखे। वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट हो सकता है जो कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। उसने कहीं वकालत की, वो एलएलबी पास भी है, इसका भी अर्थ नहीं। पारंगत विधिवेत्ता कोई जरूरी नहीं उसने एलएलबी की डिग्री ली हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। तो नियुक्ति के तरीके तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। नियुक्ति के तरीकों पर कोई विवाद थोड़ी हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि नियुक्तियां एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती हैं। उस पर्पस के लिए सुइटेबल पर्सन हम जिस ढंग से खोज सकते हैं वो नियुक्ति का तरीका होना चाहिए। और सुइटेबल पर्सन की खोज ये एक से अधिक तरीकों से हो सकती है, तो एक से अधिक तरीका भी अपनाएंगे हम। जो नेट पीएचडी होगा वही टीचर बनेगा। इसी बेवकूफी ने तो हायर एजुकेशन की रेड मार दी। जो पढ़ा पाएगा उसे हम बनाएंगे टीचर, ये नियम होना चाहिए। जो टीचिंग कर सकता है वो टीचर होना चाहिए। नेट पीएचडी का एग्जाम जिस दिन हम देने गए उसी दिन खोपड़ी पे ईंट गिर गई, उसके बाद हम ओवर एज हो गए। बताइए, और तुम गधे हो। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ाना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए।
तो लेटरल एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना? तो ये बेवकूफी की बात है कि सब एक ही तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए। तो लोक अभियोजक, ठीक है, उसे कहा जाएगा जो नियुक्ति के अनेक तरीकों में से किसी एक तरीके से नियुक्त होकर आएगा। या लोक अभियोजक तो खैर एक ही तरीके से नियुक्त होकर आता है, लेकिन किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को तब माना जाएगा जब वह नियुक्ति के अनेक तरीकों में से किसी एक तरीके से नियुक्त होकर आएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पद पर नियुक्त है उसकी नियुक्ति के तरीके बताए जाएंगे। ठीक है? और वैसे तो लोक अभियोजक भी दो तरीके से आते हैं, एक उनका नियमित कैडर है, एक उनका अनियमित कैडर है। नियमित कैडर एपीओ और अनियमित कैडर, ठीक है, ऐसे लोग जो 7 वर्ष तक अधिवक्ता का व्यवसाय कर चुके हैं उन्हें लोक अभियोजक के तौर पर शासन नामित कर सकता है। और वो लोग जो 10 वर्ष तक अधिवक्ता का व्यवसाय कर चुके हैं वो विशेष लोक अभियोजक यानी विशेष वर्ग के मामलों या विशेष मामले के लिए लोक अभियोजक अपॉइंट हो सकते हैं। जैसे कोलकाता रेप केस, उसके लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो सकती है। और मादक द्रव्यों से संबंधित मामले, इसके लिए भी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो सकती है। यानी विशेष वर्ग के मामले या विशेष मामला, इनके लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन नियुक्ति का तरीका ये तो दिया जाएगा ना, तो जो उस तरीके से नियुक्त होकर आएगा उसे लोग अभियोजक कहेंगे। नियुक्त करने का तरीका कोई भी हो, लेकिन नियुक्त करने की शक्ति ये राज्य के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि अपराधों के शमन उनकी जिम्मेदारी राज्य की ही है। और अपराध का शमन तब भी होगा जबकि अपराधियों को सजा मिले। इसलिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की जो शक्ति है वो भी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को ही दी गई है, क्योंकि केंद्र के नियम भी हैं, केंद्रीय विधियों द्वारा घोषित अपराध भी हैं और राज्य द्वारा घोषित अपराध ये भी हैं। ठीक है ना? अब लोक अभियोजक की डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है? लोक अभियोजक से धारा 18 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। यानी धारा 18, ठीक है, इसमें जो तरीका नियुक्ति का बताया गया है उस ढंग से जो व्यक्ति नियुक्त है वही लोक अभियोजक माना जाएगा, क्योंकि नियुक्ति का जो तरीका होता है उससे जो नियुक्त होकर आता है उसी को संबंधित पद का अधिकारी ये मानते हैं। और पहले ये तरीका कहां दिया था? पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 24, अब 18 में आ गया। 18 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन काम करने वाला व्यक्ति भी है। लोक अभियोजक उसको भी मानेंगे जो लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन काम कर रहा है। कहते ना कि वो जो कहें वो मान लेना, क्योंकि वो मेरे ही बिहाफ पर कहेंगे। ठीक है ना? जब आप किसी के बिहाफ पर काम करते हो तो उसी की इच्छा का क्रियान्वयन कर रहे होते हो और फिर उसका काम आपका काम है। यही स्थिति कहां दिखती? एजेंसी की संविदा में। एजेंट कौन है? मालिक के लिए काम करता हुआ व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि मालिक हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए मालिक कई स्थानों पर अपनी जगह पर काम करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति कर देता है और एजेंट के प्रत्येक काम से मालिक आबद्ध होगा। ठीक है? इसीलिए लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन वो व्यस्त है, या उसे लगता है कि ठीक है हम तब तक दूसरा काम कर लेंगे और इस मामले में ये प्राइवेट काउंसिल आ गए और ये रख देंगे हमारा पक्ष, तो उसने प्राइवेट काउंसिल को निर्देश दे दिया कि आप पक्ष रखें। फिर प्राइवेट काउंसिल उसके निर्देशों के अधीन पक्ष रख रहा है, तो अब प्राइवेट काउंसिल भी लोक अभियोजक है इस समय। ठीक है ना? तो लोक अभियोजक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 18 के अधीन लोक अभियोजक अपॉइंट होकर आया है। ठीक है? इसके बाद एक चीज और समझ लें कि जिला, इसका जो गठन होता है, जिस जिले को आप जानते हो,
वो राजस्व संबंधी विधियों में, रेवेन्यू से संबंधित जो कानून है उनके अंतर्गत संगठित जिला है। पूरा हिंदुस्तान एक है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हमने राज्यों में डिवाइड किया है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ विकास संबंधी आवश्यकताएं ये और अच्छे ढंग से पूरी की जा सके, इसके लिए राज्यों में विभक्त हमने पूरे देश को किया है। लेकिन राज्यों में विभक्त कर देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। फिर राज्यों को जिलों में ये हमने डिवाइड किया है। तो पहले तो विकास आदि दृष्टिकोणों से हमने जिले का विभाजन किया, लेकिन अपराधों के रोकने के दृष्टिकोण से या अपराधों के शमन के दृष्टिकोण से भी जिलों का विभाजन किया जा सकता है, यानी क्षेत्र विशेष का सीमांकन ये किया जा सकता है। ठीक है ना, कि ये सीआरपीसी के लिए जिला समझा जाएगा, सामान्यतः लोगों को असुविधा न हो। इसलिए क्या करते हैं कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको जिला घोषित किया गया है उसी को जिला सीआरपीसी या बीएनएसएस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी घोषित कर देते हैं। ठीक है ना, सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा ही करते हैं ताकि कंफ्यूजन ये न रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिला है उनमें से दो या दो से अधिक जिलों को मिलाकर बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिला समझा जाए, यह भी हो सकता है। जैसे आप पूछे, उनका जीआरपी के एसपी हैं, ठीक है, जीआरपी के एसपी हैं, जीआरपी यानी रेलवे की पुलिस, और जीआरपी के एसपी उनकी नियुक्ति किस क्षेत्र को, उनका मुरादाबाद मंडल से लेकर और लखनऊ मंडल के बीच में जितने जिले हैं सबके लिए उनकी नियुक्ति है। यानी वहां मंडल का एसपी है, यहां जिले का एसपी है, मंडल में एक से अधिक जिले हैं। और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे मंडल कहते हैं उसमें 4 जिले हैं, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। लेकिन जीआरपी का जो एसपी है वो शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, रामपुर, ठीक है, यहां तक का एसपी है। ठीक है ना, तो अलग अलग विधियों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्राधिकारियों की नियुक्तियां हो सकती है। ठीक है ना, तो बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिले अलग हैं और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जिले अलग हैं। ठीक है, लेकिन सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर रेवेन्यू का जो जिला है उसी को हम जिला मान लेते हैं, अन्य विधियों के प्रयोजन से भी। ठीक है, अच्छा, जब बीएनएसएस में या सीआरपीसी में किसी स्थान विशेष को या किसी क्षेत्र विशेष को हम जिला कहेंगे तो उसे जिला नहीं, फिर एक और नाम देते हैं, सेशन खंड। उसे हम क्या बोलते हैं, सेशन खंड। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन आएगी कि प्रत्येक राज्य एक जिला होगा, प्रत्येक राज्य एक जिला होगा, यानी उत्तर प्रदेश एक जिला होगा, प्रत्येक राज्य एक जिला होगा, यानी एक जिले में पूरा राज्य हो सकता है या राज्य का कोई भाग, यह भी जिला होगा। तो शाहजहांपुर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश राज्य का भाग है, यह भी जिला है। प्रत्येक राज्य एक जिला होगा या प्रत्येक राज्य में जिले होंगे। ठीक है ना, और प्रत्येक जिला एक सेशन खंड होगा, ऐसे करके लिखा है। तो अगर पूरा राज्य जिला यह माना गया है तो पूरे राज्य में एक ही सेशन जज होगा, क्योंकि पूरा राज्य सेशन खंड होगा। क्यों, प्रत्येक जिला सेशन खंड होगा।
या प्रत्येक जिले में, ठीक है, या प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक जिले में, अगर पूरा राज्य एक जिला है तो चाहे प्रत्येक जिले में कह लो, चाहे प्रत्येक राज्य में कह लो, कई जिले होंगे और प्रत्येक जिला सेशन खंड होगा। तो उत्तर प्रदेश को अगर कई जिलों में बांट दिया बीएनएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रत्येक जिला एक सेशन खंड होगा और जो सेशन खंड होगा उसमें एक सेशन न्यायाधीश होगा और उस जिले में या उस सेशन खंड में जितने दंड न्यायालय होंगे वे सब उस सेशन जज के सेशन न्यायालय में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, यह माना जाएगा। इसीलिए जितने भी दंड न्यायालय एक जिले में होते हैं उनका जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर है वो कौन है? सेशन जज, क्योंकि वे सब उसके सेशन खंड में काम कर रहे हैं। ये सब बातें लिखी हुई हैं, यथास्थान जहां पहुंचेंगे, जब हम पहुंचते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए एक झलक ये आपको जरूर दे रहे हैं, ठीक है, एक झलक आप देख लेंगे। नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, कोई जाए नहीं अगर गड़बड़ करता है, ठीक है। तो अब एक सेशन खंड को उपखंड में विभाजित किया जा सकता है, उसका एक पार्ट अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा किया गया है तो उसे उपखंड कहा जाता है। यही लिखा है उसने, उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। जिले का यानी जिला अगर हमने खंडों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उपखंड बना दिया, तो उस उपखंड का उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड में काम करने वाला सेशन न्यायालय, यह प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा सशक्त ये माना जाएगा। कितना सशक्त माना जाएगा संबंधित प्रावधानों पर जो पहुंचेंगे बताएंगे, लेकिन उपखंड से क्या अभिप्रेत है? जिले का उपखंड अभिप्रेत है, ठीक है, ये कह रहा है। इसके बाद क्या कहता है? सम्मन मामला और वारंट मामला। हमने आपसे कहा, आप बार बार जो गलती करते हैं वो इतनी कि छोटा मामला ये, बड़ा मामला ये, छोटा बड़ा कोई डिवीजन नहीं है, छोटा बड़ा कोई डिवीजन नहीं। सम्मन मामला और वारंट मामला, इनमें जो डिवीजन किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि सम्मन मामले वे मामले माने गए जिनमें सजा 2 वर्ष या उससे कम है, ठीक है। क्यों? सम्मन मामला जो डेफिनेशन दी कहता है, सम्मन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब सम्मन मामला वारंट मामला नहीं होता, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो यह है। तो फिर वारंट मामला अगर हमें पता लग जाए कि क्या है तो सम्मन मामला ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि सम्मन मामला वो होता है जो वारंट मामला नहीं होता। तो वारंट मामला क्या होता है अगर ये पता लग जाए तो सम्मन मामला तो पता ही लग गया है। मेज वो होती है जो कुर्सी नहीं होती, ठीक है। तो कुर्सी क्या होती है ये पता लग जाए, मेज ऑटोमेटिकली पता लग गई, ठीक है। तो वारंट मामले की डेफिनेशन देखे, कहता है वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यानी ये सम्मन मामला और वारंट मामला का अकेला डिवीजन है सीआरपीसी में, जो लीक से अलग हटकर दंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कम और ज्यादा इस आधार पर आधारित किया गया है। इसलिए आप अगर ऐसा कहीं भी दें कि छोटे मामले सम्मन मामले होते हैं और बड़े मामले वारंट मामले होते हैं, लेकिन छोटा और बड़ा ये कैटेगराइजेशन दंड के आधार पर है, तो आपकी बात ठीक है। पहली बात ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। वारंट मामला कौन सा है? जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा प्रोवाइड है, 2 साल से ज्यादा, भले ही 2 साल 1 दिन है, भले ही 2 साल 1 घंटा है, लेकिन 2 साल से ज्यादा है, या मृत्यु या आजीवन कारावास। ये
इसकी सजा प्रोवाइड है, वो वारंट मामला है। और संबंध मामला कौन सा है? जो वारंट मामला नहीं है। 2 वर्ष से ज्यादा है तब तो वारंट मामला है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 वर्ष ठीक 2 साल या 2 साल से कम ये सजा अगर है तो संबंध मामला है। अब संबंध मामला या वारंट मामला, इसका निर्धारण क्यों, काहे तय कर रहे हैं? फालतू ताकि लोग परेशान हो? नहीं, क्योंकि कम दंड मिलना है तो जब विचारण किया जाएगा तो बहुत सी औपचारिकताएं नहीं होंगी, क्योंकि औपचारिकताओं का निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि चीजें ठीक से हो। ठीक है ना, शादी में फॉर्मेलिटीज होती है, बाजा बजेगा, लाइट जलेगी, खाना होगा, कार्ड बटेंगे, क्यों? ताकि शादी का तथ्य ये लोगों की जानकारी में ठीक से आ जाए। इस सब का कोई मतलब नहीं है शादी के होने से। शादी तो वो है जो 7 फेरे लिए जाएंगे, या इजाब कबूल, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ मेहर, 2 प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, ये होगा। शादी तो वो है, लेकिन ये सब क्यों होगा? दीज आर फॉर्मेलिटीज विच विल बी फुलफिल्ड बाई एवरीवन। क्यों? ताकि दुनिया को शादी के होने के तथ्य का पता लग जाए। तो फॉर्मेलिटीज इसीलिए होती है ताकि कामों को सुचारू ढंग से किया जाए और कामों के होने की सूचना सबको मिले। तो संबंध मामला क्योंकि कम दंड हमें देना है, 2 साल या 2 साल से कम, तो वहां फॉर्मेलिटीज कम है। जैसे जब हम लोग संबंध विचारण, संबंध ट्रायल अलग है, वारंट ट्रायल अलग है, क्योंकि वारंट ट्रायल में सीवियर ऑफेंसेस, 2 साल से ज्यादा, मृत्यु, आजीवन कारावास, ये सजाएं हैं। फिर वारंट मामलों में भी कैटेगराइजेशन हो जाएगा। कुछ वारंट मामले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय रहेंगे और कुछ वारंट मामले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो जाएंगे। सत्र न्यायालय में जो बैठा होता है वो एक्सपीरियंस आदमी होता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है। कौन सा वारंट मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, कौन सा मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, ये सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल बताएगी। लेकिन दंड के दृष्टिकोण से अगर छोटा अपराध यानी 2 साल तक की सजा है, ये 2 साल से कम है, तो संबंध विचारण उसका होगा, संबंध ट्रायल होगा, और संबंध ट्रायल में फॉर्मेलिटीज कम होंगी, औपचारिकताएं कम होंगी। और जो वारंट ट्रायल होगा यानी गंभीर मामला होगा तो औपचारिकताएं ज्यादा होंगी, और वारंट ट्रायल में भी जब सेशन मामला होगा तो औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है ना, तो जैसे जैसे अपराधों की गंभीरता बढ़ेगी सजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वैसे विचारण का तरीका बदलेगा। ठीक है ना, इसलिए संबंध मामला और वारंट मामला, इसका डिवीजन ये किया गया है। अब केवल एक बात बचती है, पीड़ित। ठीक है, पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। ठीक है, अभियुक्त का जो कार्य या लोप होता है वही तो अपराध कहा जाता है। अभियुक्त के कार्य या लोप को ही तो अपराध कहते हो। हमने उस दिन कहा था कि अपराध क्या है? कार्य या लोप। और वो अभियुक्त ने किया है, अगर ये सेंटेंस बोला जा रहा है इसका मतलब वो कार्य या लोप ऐसा है जिसे विधि द्वारा प्रसिद्ध और दंडनीय बना दिया गया है, और किसी व्यक्ति पर उस कार्यालोप को करने का आरोप विधि की प्रक्रिया के मुताबिक लगा दिया गया है, इसलिए उस व्यक्ति को अभियुक्त ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो अभियुक्त व्यक्ति का कार्यालोप, इससे जो प्रभावित है विपरीत रूप से, उसे पीड़ित कहते हैं। यानी अगर सामान्य भाषा में बोले तो जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है वो पीड़ित हुआ। ठीक है ना, तो कहता है पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे अभियुक्त के कार्यालोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई है। हानि अलग बात होती है, क्षति अलग बात होती है। हानि की अंग्रेजी डैमेज, क्षति की अंग्रेजी इंजरी, और इंजरी परिभाषित है। कहां परिभाषित है देख लेंगे। इंजरी को जो परिभाषित किया है, सामान्य तौर पर आप जो इंजरी का मतलब समझते हो फिजिकल इंजरी समझते हैं। फिजिकल इंजरी तो है ही,
लेकिन ख्याति संबंधी या संपत्ति संबंधी हानि अगर ये आपको पहुंचाई गई है तो उसे भी इंजरी ही मानते हैं। और यह हानि हमेशा पैसों की होती है, ठीक है ना। तो अभियुक्त के कार्य या लोभ से जिस व्यक्ति को हानि हुई है या क्षति हुई है, इनमें से एक भी चीज हुई है, ठीक है, यानी अभियुक्त के अपराध से जिस व्यक्ति को हानि या क्षति हुई उसे पीड़ित माना जाएगा। और उसे तो माना ही जाएगा, साथ ही साथ उसका जो संरक्षक है वो भी पीड़ित माना जाएगा, और जो उसके विधिक वारिस हैं वे भी पीड़ित माने जाएंगे। और संरक्षक और वारिसों को पीड़ित शब्द में क्यों लाया गया, इसकी भी एक जरूरत है। कारण यह है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया था, ठीक है, वो मर गया, ठीक है। अब कई बार पीड़ित को ही अपराध के लिए अभियोजित करने का हक होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कई बार पीड़ित को ही अपराध के लिए अभियोजित करने का हक है। पीड़ित खत्म हो गया, अब क्या करें, ठीक है। नीचे से अभियुक्त दोष सिद्ध हुआ, अपील फाइल करने का हक पीड़ित को है। पीड़ित मर गया, अपील कौन फाइल करे। तो पीड़ित की परिभाषा में विधिक वारिस वो भी होंगे, उसका कोई तो विधिक वारिस होगा। यह भी हो सकता कोई ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति दुर्लभ होगी। और अगर यह हो तो संरक्षक होगा, ठीक है। संरक्षक मां बाप नहीं कहा, मां बाप भी संरक्षक होते हैं, लेकिन संरक्षक उसके अलावा भी होते हैं। या तो संरक्षक या विधिक वारिस 99% मामलों में मिल जाएगा। तो बहुत सारे काम करने का हक बीएनएसएस ने सिर्फ पीड़ित को दिया है। और पीड़ित की मृत्यु आदि होने की दशा में, मृत्यु आदि शब्द हमने कहा यानी विकृत हो गया तब, ठीक है। तो उन कामों को करने का हक किसी अन्य को मिल जाए, इसलिए पीड़ित के डेफिनेशन में अन्य लोग भी शामिल हैं, ठीक है। ये हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। डेफिनेशन क्लास खत्म है, क्योंकि डेफिनेशन क्लास में जो सबसे लंबा है वो खत्म हो गया। सबसेक्शन 2 5 मिनट का है। अब हम लोग बीएनएसएस में, ठीक है, पूर्णतः प्रवेश करेंगे या सम्यक प्रवेश करेंगे, अगली क्लास से देखेंगे।